हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ ट्विटर से है। तो फाइनली एलॉन मस्क ने कह दिया है कि वो ट्विटर के सीईओ नहीं रहेंगे। हमने सबसे पहले न्यूज़ कैप्चर करी थी क्योंकि हमको लगता था कि ऐसा होगा, क्योंकि एलॉन मस्क ने एक ट्विटर पोल किया था जहाँ पे उन्होंने लोगों से पूछा था, आपको क्या लगता है, क्या मुझे एज अ सीईओ क्विट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने कहा था हाँ करना चाहिए। एलॉन मस्क ने अब ट्वीट करके बोला है कि वो स्टेप डाउन करेंगे, बस वो एक राइट बंदे की तलाश के अंदर है जो उनकी हेल्प कर सकता है इसके रिगार्डिंग। अगर मैं एक ट्विटर के इन्वेस्टर की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला बायआउट के टाइम पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एटलीस्ट 5 गुना का रिटर्न, मतलब 5 गुना का रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। भाई बहुत बढ़िया चीज़ है अगर इतना मिलता है तो विद इन फ्यू ईयर्स, ऐसा वाला टाइम। अब एलॉन मस्क देखने वाली बात है किस तरीके से आने वाले टाइम में इस पूरी पूरी चीज़ को हैंडल करेंगे, क्या इतना रिटर्न मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। अगली खबर, रशिया श्रीलंका इंडियन रुपी को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर यूज करने वाली है और ये बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, दिल खुश करने वाली खबर है। मतलब अब अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे तो इंडियन रुपी यूज करेंगे डॉलर की जगह। बहुत फायदा होगा इंडिया को लॉन्ग रन के अंदर। ये मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा स्टेप रहेगा। अभी आपको नहीं शायद समझ में आ रहा, ये फ्यूचर के अंदर आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी चीज निकल के आ सकती है। अगली खबर, नेपाल ने 16 इंडियन फार्मेसी कंपनीज को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिसके अंदर रामदेव की जो दिव्या फार्मेसी है वो भी है, जी लैबोरेटरीज भी है, जीएलएस फार्मा भी है इसके अंदर। तो कर दिया है भाई। अब देखते हैं क्यों किया गया है, किस लिए किया गया है, क्या कॉम्प्लिकेशन इसके ऊपर। अगली खबर, आरबीआई के जो गवर्नर है उन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट क्रिप्टो क्राइ अगली खबर, जो आरबीआई के गवर्नर है उन्होंने बोला है जो नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस आएगा वो प्राइवेट क्रिप्टोज की वजह से आएगा। सारी इंटरनेशनल गवर्नमेंट जितनी भी है सबके सब इसके अगेंस्ट है, प्राइवेट क्रिप्टोज के अगेंस्ट, क्योंकि उनको लगता है भाई इसकी वजह से उनका इकोसिस्टम खराब हो रहा है। और जो क्रिप्टो के ट्रस्टेड लोग हैं जो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो तो इसलिए क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करते थे कि भाई उस सिस्टम को हम मात दे पाएंगे जो गवर्नमेंट वाला है। पर एट लास्ट जो गवर्नमेंट वाले सिस्टम्स है वही जीतेंगे। मुझे पर्सनली लगने लग गया है पैसा मेरा बर्बाद हो गया है, शायद वो इस चक्कर में एक थोड़ा सा बायसनेस आती है, मुझे क्रिप्टो से बिलीव चला जाता है। पर इन्वेस्टेड है भी अमाउंट, अगर बाई चांस में गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्सटैंशियल अमाउंट निकाल दिया था, थोड़ा सा अमाउंट पड़ा हुआ है मेरा अभी के टाइम पे भी, डरने की बात तो है। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से जो क्रिप्टो माइनर कंपनी है कोर साइंटिफिक, उन्होंने भी बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है यूएस के अंदर। तो भाई ये लिस्टेड कंपनी है, सबसे बड़ी चीज अगर देखा जाए तो। और ये खबर आते ही 98% शेयर क्रैश करे हैं इनके। बहुत बुरा हाल हुआ है भाई, किस किस के पैसे डूबे होंगे हम सोच भी नहीं सकते इसके अंदर अगर देखा जाए तो। अगर मैं सीएनबीसी की बात मान के चलूँ तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो मेंटेन करके बैठे थे। पर कहानी ये है जो इन्होंने उधार ले रखा था, जो इन्होंने डेट ले रखा था, जो इनको रीपे करना था वो नहीं कर पा रहे, मतलब उसके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगली खबर, जो गवर्नमेंट है वो गलत तरीके से जो इंसेंटिव स्कीम है ईवी के ऊपर उसको हैंडल करने के चक्कर में इन्वेस्टिगेशन बैठाएगी, जिसके अंदर कहा जा रहा है कुछ लोगों के तो भाई ये तरीके ही काट दिए गए हैं। मतलब उनको अब जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, सब्सिडीज मिलती हैं उनकी गाड़ियां बेचने पे, वो चले जाएंगे। इसके अंदर हीरो इलेक्ट्रिक जो बड़ा नाम है वो निकल के आ रहा है और ये भाई बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि हीरो इलेक्ट्रिक कब कैंसिल हो जाएगा बत्ता। हीरो इलेक्ट्रिक भी अब इलेक्ट्रिक के अंदर ग्रो करने की कोशिश कर रहा था, पर अब सब कुछ उल्टा पड़ जाएगा। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। अगली खबर, गवर्नमेंट ने ईवी सेल्स का डेटा निकाला है इंडिया के अंदर, जहां पे अगर मैं 2020-21 की बात करके चलूं 48,000 के आसपास ईवी व्हीकल्स बिके थे, जो कि तकरीबन 4.5 लाख पहुंच गए 2022-23 के अंदर। बड़ी चीज़ है देखा जाए तो। हम तो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, मैं तो स्टार्टिंग वाले डेटा के अंदर ही आता हूँ जिन्होंने ईवी का सपोर्ट किया था। अगली खबर, अगर मैं ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट की बात करके चलूँ तो टीडीके के हिसाब से, जो टोक्यो बेस्ड बैटरी सप्लायर है, उनके हिसाब से स्मार्टफोन की सेल पिकअप नहीं करेगी 2023 के लेटर हाफ तक। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है अभी रिसेशन एक्सपेक्टेड है। शायद ये भी रीज़न है कि लोग अब फ़ोन स्विच नहीं करना, सारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो चुकी है। आप कितने टाइम में फ़ोन स्विच करते हो? क्या आप वो हो जो 2-3 महीने 4 महीने में चेंज करते रहते हो, या फिर आप मेरी तरह हो एक फ़ोन लेते हैं प्रॉपर तरीके से घिसते हैं, जब तक वो फ़ोन जवाब नहीं देता तब तक फ़ोन नहीं चेंज करते हैं। मेरे पास तो भाई एक आईफोन है, तो आईफोन 11 है, जब नया लॉन्च हुआ था तभी लिया था और अभी तक चल रहा है, वजह से कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलने दो, अभी भी चला लेंगे 2 साल बाद, मुझे तो कोई इशू नहीं आ रहा।
दूसरा भी रिसेंटली पिक्सल लिया था, उससे पहले जो मेरे पास असूस था वो मेरे पास शायद आईफोन 11 असूस जब आया था, लॉन्च हुआ था ना, ये मान लो असूस 6Z जब आया था तब से तब तक चला रहा था। अभी पिक्सल लिया बस, क्योंकि अब वो थोड़ा सा हैंग मारने लग गया था, थोड़ी दिक्कतें आने लग गई थी उसके अंदर। पर अभी भी मैं बोलता हूँ भाई, पिक्सल का फ्रंट कैमरा वाहियात है, वाहियात। लोग कहेंगे ना भाई पिक्सल के कैमरे के ऊपर बिलीव नहीं करते, भाई बहुत बुद्धू कैमरा है। या मेरे को असूस के फ्रंट कैमरे की आदत हो चुकी थी, इसलिए भी हो सकता है रीजन। अगली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस नेट एक्सपोर्टर बनेगा क्रूड ऑयल का 2023 के अंदर। एक्सपोर्टर मतलब ज्यादा माल बाहर भेजेगा, अंदर कम लाएगा। तो अभी इसका पूरा खेल है, बाहर बेचो, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओ, रशिया पे बैन लगाओ, और इस मौके को उठा के जितना ऑयल बेच सकते हो बेचो। वर्ल्ड वॉर 1 गोल्ड वाला काम किया उन्होंने, वेपन्स बेच के। वर्ल्ड वॉर 2 वेपन्स बेच के अपना बिजनेस बनाया। वर्ल्ड वॉर 3 आज ऑयल इज़ अ वेपन, आज उसको बेच के पैसा कमाएंगे। पर वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है ये, पर सिचुएशन सही नहीं है। अगली खबर, आरबीआई के हिसाब से जो डिजिटल इकोनॉमी है वो 2.4 टाइम्स फास्टर ग्रो करी है 2014 से 2019 के बीच में। अब इसके अंदर गवर्नमेंट की तारीफ करने वाली बात नहीं है कि गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो इसके ऊपर फैक्टर था वो तो जियो रेवोल्यूशन लेके आया, इंटरनेट सस्ता हुआ, सबके पास में इंटरनेट पहुंचा, इसकी वजह से डिजिटल वाला सीन हुआ। गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन किया, इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा होगा इनिशियल बूस्ट मिलने के लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, पेमेंट देना, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन करना बहुत दिक्कतें हो गई थी, तो सबने पेटीएम यूज़ किया। पर मेरे हिसाब से वो पेटीएम वाला फेज थोड़ा सा ही था, जिसकी वजह से एक बार हम कह सकते हैं पुश मिला था। पर जो सबसे बड़ा पुश मिला था वो मिला था जियो की वजह से। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने जो ये था इसको रिप्लेस भी कर दिया एक तरह से देखा जाए पेटीएम को यूपीआई से। तो अगर अब किसी को डिजिटल ट्रांजेक्शन करनी है तो यूपीआई से बिना पैसों के, बिना किसी कंपनी के इंटरवेंशन के कर सकता है। तो अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। आप क्या कंप्लीटली डिजिटल मूव हुए या फिर नहीं हुए? मैं रिलेटिवली हो चुका हूँ, मतलब ये मान के चलो 99% ट्रांजेक्शन मेरी डिजिटल ही होती है। अगली खबर, आरबीआई के हिसाब से जो इन्फ्लेशन है वो स्लाइटली डाउन हो गया है, पर अभी भी रिस्क के अंदर ही है। मतलब उनके हिसाब से फिर से रेपो रेट पे पंगा पड़ सकता है, कहने का मतलब यही है। ऑल दो अगर हम बात करके चले, इन्फ्लेशन इस टाइम पे कंट्रोल्ड रेंज के अंदर आ चुका है। अगर मैं इन्फ्लेशन रेट की बात करके चलूँ, रिटेल इन्फ्लेशन तो 11 मंथ लो के ऊपर है, 5.88% नवंबर के अंदर रिपोर्ट किया है, जो कि प्रीवियस मंथ पे 6.77% हुआ करता था, मतलब 6% से नीचे आ चुका है, जो गवर्नमेंट की अच्छी वाली रेंज है उस पर पहुंच गया है। अगली खबर, अगर मैं आरबीआई की बात करके चलूं तो उनके हिसाब से जो मॉनेटरी टाइटनिंग हुई है इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा 2023 के अंदर। ये टाइटनिंग की डेफिनेशन क्या है? ये जो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट वगैरह बढ़ाया गया ना, ये सब कुछ इसकी वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ेगा, वो ये बोल रहे हैं। अगली खबर, आरबीआई के हिसाब से ही उन्होंने 922 मिलियन के नेट फॉरेन करेंसी बेची है अक्टूबर के अंदर, अपनी करेंसी को बचाने के लिए। हमारी करेंसी का बुरा हाल हो गया था बीच में, अब थोड़ा सा ठीक ठाक स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर मैं हमारी गवर्नमेंट की, आरबीआई की बात करके चलो तो उनका कहना है भाई करेंसी को एकदम झटके में गिरना नहीं है, झटके में बढ़ना नहीं है, धीरे धीरे बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे घटे कोई दिक्कत नहीं है। अगली खबर, सीएमआई के हिसाब से जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है दिसंबर के महीने के अंदर वो 9% को क्रॉस कर गया है। जुलाई 2021 से हाईएस्ट नंबर है ये। डरो, इस पे डरो। जुलाई 2021 कोविड, ठीक है, वो लेवल अभी आ रहा है, अभी कोविड नहीं है। पहली चीज ग्लोबल रिसेशन, दूसरा चाइना में बहुत सारे केसेस, होप फॉर द बेस्ट वो ट्रांसफर ना करे पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि पहले उन्होंने एक बार किया था, पूरी दुनिया ने भुगता था, अभी फिर वहां पे चल रहा है। अब देखते हैं, क्योंकि अब तो पूरा ओपन हो गया ना भाई, बिना मास्क के सब कुछ टेंशन फ्री दुनिया जी रही है। और चाइना में इतने बुरा हाल हो रखा है, उन्होंने वही वाला सीन कर दिया है भाई, हम बताएंगे नहीं केसेस का वगैरह वगैरह। डरने वाली बात है ये। अगली खबर, गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है स्टेनलेस स्टील की ट्यूब्स के ऊपर, जो कि चाइना से इंपोर्ट होती है। ये पाइप के बारे में शायद बात हो रही है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट चाह रही है कि अगर कोई भी बंदा चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में बेचता तो उसको वो प्रोडक्ट महंगा पड़े चाइना से इंपोर्ट करने में, ताकि इंडिया की इंडस्ट्री बढ़े। सिंपल सी बात, अगर ड्यूटी बढ़ेगी तो इंडिया में आपको सस्ता मिल जाएगा, तो इंडिया वाले ही सस्ते में बना देंगे, तो इंडिया की इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी। तो ये एक स्ट्रैटेजिक तरीका होता है। अगर मैं डेटा की बात करके चलूं तो जो ड्यूटी रेंज है वो 114 पर टन से लेके 3801 पर टन तक हो सकती है नोटिफिकेशन के हिसाब से।
अगली खबर, गवर्नमेंट ने 4 लाख करोड़ रुपया रेज किया है जो डिसइन्वेस्टमेंट की गई है 2014 के अंदर। आप देख सकते हो चार्ट के अंदर कि एस्टिमेशन कितना था और एक्चुअल कितना किया गया, मतलब उन्होंने जितना प्लान किया था उससे कितना किया गया। तो 2009 से 13 के अंदर जो प्लान था एस्टिमेटेड बजट से उससे कम ही किया गया। 14 से 18 में बराबर चल रहे थे, पर 19 से 21 के अंदर जो बजट एस्टिमेट था एक्चुअल बहुत कम रहा। मतलब गवर्नमेंट का प्लान था ज़्यादा बेचने का, वो बेच नहीं पाए, रीज़न कोविड था, सिचुएशन इसी चक्कर में थी। अगली खबर, जो डाबर के ओनर है उन्होंने अपने 1% स्टेक बेच दिया है अपने कंपनी से, और ये शायद मुझे लगता है कि लिक्विडेशन के लिए किया गया होगा, उनको फंड्स की जरूरत होगी। आजकल बड़े ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, वो पैसा अपना इक्विटी से निकाल के इक्विटी में स्टार्टअप्स में डाल रहे हैं, तो ये तरीका हो सकता है। अगली खबर, अगर मैं यूरोपियन यूनियन की बात करके चलूँ, उसके फाइन से बचने के लिए अमेजोन ने एग्री किया है कि वो सेलर का डेटा यूज़ नहीं करेगा अपने बिजनेस गेन के अंदर। तो ये बड़ी चीज़ें समझने की कोशिश करो। अमेजोन बेसिक्स अपनी पूरी रेंज चला रहा है और ये सारा का सारा एक तरह से कस्टमर के डेटा से ही यूज़ करा जा रहा है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जिनको नहीं पता। अमेजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी आके प्रोडक्ट बेच सकता है, ठीक है। तो आपने भी प्रोडक्ट बेचा, मैंने भी बेचा, सबने बेचा, और हम सब एक ही टाइप का प्रोडक्ट बेच रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अलग अलग क्वालिटी का, अलग अलग रेंज के अंदर। हाँ, आप भी फ्रिज बेच रहे हो, मैं भी फ्रिज बेच रहा हूँ, एक और बंदा है वो भी फ्रिज बेच रहा है, ठीक है। अब मेरा जो फ्रिज है वो 20,000 रुपये का है, आपका फ्रिज 60,000 रुपये का है, किसी का फ्रिज 1 लाख रुपये का है। तो अमेजोन के पास में बाकायदा एक प्रॉपर डेटा आ रहा होगा कि कौन सा फ्रिज सबसे ज़्यादा बिक रहा है और उसमें कौन सी कैटेगरी बिक रही है। तो अगर मैं कैटेगरी की बात करके चलूँ कि जो 30,000 वाली रेंज होती है, उस 30,000 वाली रेंज की अगर बात करके चलो तो उसके अंदर लोग क्या प्रेफर करते हैं, डबल डोर या फिर सिंगल डोर। कितने 30,000 की जगह वो 31,000 पे जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते, उनको उसमें क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, कौन सी स्पेसिफिकेशन सबसे ज़्यादा बिकती है, तो उनके पास इस लेवल का डेटा आ गया, उस डेटा का वो यूज़ करके बिजनेस बना लेंगे। वाह, कितना बढ़िया चीज़ है। तो उन्होंने यही किया। अगर आप देखोगे अमेजॉन बेसिक्स के सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, आप एसी से, फ्रिज से, माइक्रोवेव से कुछ भी लेने के लिए जाओ, अमेजॉन बेसिक बिक रहा है। तो अमेजॉन डेटा का मिसयूज ही तो कर रहा है एक तरह से देखा जाए। अब यूरोपियन यूनियन से वादा हुआ है, मतलब यूरोप में ऐसा नहीं करेगा, प्रीवियस डेटा का तो यूज़ कर सकता है, अभी आने वाला डेटा का यूज़ नहीं करेगा। पर इंडिया का क्या इंडिया में क्या होगा। अगली खबर विप्रो की है। तो उनके जो सीईओ है उन्होंने बताया कि विप्रो कंज्यूमर केयर 100 करोड़ रुपया D2C स्टार्टअप्स के अंदर 2023 के अंदर इन्वेस्ट करेगा। D2C स्टार्टअप है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप जा सकते हो, बाकी इन्वेस्टमेंट चाहिए, हेल्प चाहिए तो हम भी हेल्प कर सकते हैं आपकी, ठीक है। अगली खबर, यूरोपियन कंट्रीज जो है उन्होंने गैस प्राइस की कैप के ऊपर एग्री किया है यूक्रेन वॉर के बाद में। 180 यूरो पर मेगावाट आर डिसाइड किया गया है कैप को। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, इसके ऊपर कोई भड़कता है या नहीं भड़कता है। फायदा तो इंडिया को होगा। अगली खबर, ट्राई के डेटा के हिसाब से वोडाफोन आइडिया ने 35 लाख यूजर्स का लॉस किया है अक्टूबर महीने के अंदर। अगर हम जियो की बात करके चले तो 14 लाख ऐड करे उन्होंने यूजर। भाई क्या बढ़िया चीज है ना, अगर डेटा देखा जाए तो। यहाँ देखो ना वोडाफोन के साथ क्या हो रहा है बेचारों के साथ में, बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। देखो समझने की कोशिश करो। पहली चीज, तुमको अपने बिजनेस के ऑपरेशंस बनाने के लिए फीचर्स लेके आने नए, जिसके लिए तुमको पैसा चाहिए। वोडाफोन आइडिया को 5G निकालना है तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। और पहली बात, पैसा लाने के लिए तुमको कस्टमर चाहिए। तुम्हारे कस्टमर पहले ही जा रहे हैं, तुम्हारे लॉस वैसे ही इतने ज़्यादा हो चुके हैं, लॉस बढ़ते जा रहे हैं, तो कोई ऑप्शन नहीं रह गया है वोडाफोन आइडिया के पास। तो अब देखते हैं कब बंद होता है। मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए ऐसा, पर मुझे लगता है कि हाल बुरा हो सकता है, और ज़्यादा बुरा हो सकता है। अगली खबर, वर्ल्ड बैंक ने चाइना की ग्रोथ फोरकास्ट को काट दिया है, 2.7% पे ले गए हैं, क्योंकि वहाँ कोविड के केसेस चल रहे हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। अगली खबर, अगर मैं क्रेडिट सूज की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला है माइल्ड रिसेशन आएगा यूएस के अंदर, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट को बेनिफिट हो सकता है। ये अच्छी बात है, तो अच्छी बात अगर ऐसा होता है तो। पर क्या माइल्ड रिसेशन ही आएगा या फिर बड़ा रिसेशन आएगा, ये टाइम बताएगा। ये देखने वाली बात है कि ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर, अगर मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चलूँ तो उनके हिसाब से 50 विलफुल डिफॉल्टर अगर टॉप लिस्ट की बात करके चले तो उनके अगर टोटल अमाउंट की बात करके चले तो वो 92,570 करोड़ बनता है। मतलब जितने भी भगोड़े लोग हैं ना, उनकी लिस्ट बनाई जाए, टॉप के जो 10 बंदे हैं उन्होंने इतना पैसा लेके भागे हैं। तो उसके अंदर अगर सबसे बड़ी बात करके चले तो मेहुल चोकसी सबसे ऊपर आ रहे हैं लिस्ट के अंदर। और बाकी जो कंपनीज है आप उनकी यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं, कोस्टल सील पावर, एबीजी शिपयार्ड वगैरह 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 वगैरह।
और अगर मैं पीएसयू बैंक्स की बात करके चलूँ तो 2 बड़े बैड लोन्स पिछले 3.5 साल के अंदर हुए हैं, मतलब एनपीएस करे गए हैं, ऐसा हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बताया है। जिसमें से एक की अगर हम बात करके चले जो कि 297 करोड़ का था, जो पंजाब एंड सिंध बैंक ने दिया था, वो फुली रिकवर्ड हो चुका है। बढ़िया चीज़ है, अच्छी बात है अगर देखा जाए तो। अगली खबर, गूगल वुमेन लेड स्टार्टअप के अंदर $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अच्छी बात है इंडिया के अंदर। तो भाई अगर आप वुमेन हो, स्टार्टअप कर रहे हो, तो एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वुमेन स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स कम है, तो यहाँ पे आप अपने आप में ही एक नया लेवल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई भाई बहन है या आपकी वाइफ है जो स्टार्टअप करना चाहती है, उनको मोटिवेट करो यार, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है ही नहीं, रेशियो अर्नब आया था, अर्नब का भी मैंने एनालिटिक्स देखा, तो वहाँ से भी मेरे को यही दिखाई दिया जो मेरा एनालिटिक्स है, 90-95% मेल ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस है ही नहीं बिजनेस स्टार्टअप वाली कैटेगरी के अंदर। ये बुरी चीज़ है ना। अगली खबर सुंदर पिचाई जी की है, तो उन्होंने बोला है कि ये जो टाइम चल रहा है इससे बढ़िया टाइम कोई नहीं है अगर आप इंडियन स्टार्टअप के अंदर घुसना चाहते हो। यही बोल रहा हूँ, वुमेन के लिए भी मैन के लिए भी, भाई यही टाइम है, स्टार्टअप में घुस जाओ, कर दो। आने वाले 10-15 साल लग जाओ जिंदगी में, यूनिकॉर्न बना सकते हो तुम। 1-1.5 साल के अंदर बहुत सारे आज के यूनिकॉर्न बंद हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है, पर 1-2 साल के अंदर हमको बहुत सारे नए यूनिकॉर्न्स भी दिखने को मिलेंगे। वो दिखेंगे जो कि अच्छे प्रॉफिट मैट्रिक्स के ऊपर चल रहे होंगे, और वो डूबते हुए दिखाई देंगे जो कि अच्छे प्रॉफिट मैट्रिक्स पे नहीं चल रहे होंगे। अगली खबर स्मृति ईरानी जी की है, तो स्मृति ईरानी ने बोला है इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है दुनिया के अंदर। अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। अगली खबर रिपोर्ट्स के हिसाब से जो आदर पूनावाला जी है वो 1000 करोड़ का फंड निकाल रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए। पैसा आ रहा है भाई, टाइम है, स्टार्टअप कर लो। अभी हम बात कर रहे हैं अगला साल बुरा होने वाला है, बुरा होने वाला है, स्टार्टअप सूख जाएंगे, फंड सूख जाएंगे, पर अगर तुम्हारी यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छे है, तुम स्टार्ट एकदम छोटे लेवल के ऊपर हो, एकदम स्टार्ट करके बैठे हो, तुम्हारा दुकान चल रही है, बिजनेस चल रहा है, छोटा रेवेन्यू है, उस टाइम फंडिंग चाहिए तो मिल सकती है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है अगर इस चीज़ को इनकैश करते हो तो। अगली खबर वजीर एक्स की है, जो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 76% घटी है 2022 के अंदर, $10 बिलियन पे पहुंच गई है। बहुत बड़ी चीज़ है अगेन, मतलब इतना परसेंट लोग क्रिप्टो अब यूज़ नहीं कर रहे, ट्रेड नहीं कर रहे डेली बेसिस के अंदर इंडियन मार्केट के अंदर, 1% टैक्स लगाने की वजह से। और ये वो है टीडीएस लगाया गया जो कि साल के एंड में मिल सकता है तुमको, पर नहीं, बहुत बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। ऑल दो जो ट्रेडर्स होते हैं उनको अगर हर बार 1% देना पड़ेगा तो उनकी तो कैपिटल वैसे ही रूड हो जाएगी, तो उनको दिक्कत तो वैसे ही आने वाली है। अगली खबर, जो मेंसा ब्रांड है उन्होंने आईडीवा और मेन एक्सपी को एक्वायर कर लिया है। ये वो कंपनी है जो कि एक्स मेंत्रा के सीईओ चलाते हैं। मेंसा ब्रांड बेसिकली क्या कर रहा है, D2C स्टार्टअप्स को खरीद रहा है, उनका बना बना इकोसिस्टम को और अच्छे तरीके से स्केल करने की कोशिश कर रहा है। और मतलब वो एक रिलायंस रिटेल वाली स्ट्रैटेजी कर रहे हैं कि हम रिटेल के अंदर एक बड़े किंग बनेंगे D2C के अंदर। अगली खबर जैगल की है, तो भाई जैगल ने आईपीओ के लिए फाइल कर दिया है और ये बढ़िया चीज़ है। जिनको नहीं पता जैगल, भाई जैगल के हमने सीईओ के साथ में फाउंडर अनफिल्टर्ड किया था, और व्यूज़ कम है उस वीडियो के ऊपर क्योंकि कोई जानता नहीं था। अब आईपीओ आएगा तो सब देखेंगे। मतलब अगर आप देखोगे ना, फाउंडर अनफिल्टर्ड में बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं जो कि फ्यूचर यूनिकॉर्न वाले हैं। जब वो यूनिकॉर्न बनेंगे ना तब व्यूज़ आएंगे और फिर लोग कहेंगे अरे वाह क्या काम कर गए। तो उन्होंने स्टार्टिंग में देखा होगा, उनको लगेगा अरे वाह मैंने इनको देखा था, मैं इनकी स्टार्टिंग जर्नी से जुड़ा हुआ। तो मेरे बहुत हैंड पिक्ड लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स, देख लिया करो फाउंडर अनफिल्टर्ड को। अगला सीजन तभी स्टार्ट करूंगा जब ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। और एक बड़ा रिकमेंडेशन देना चाहूँगा एक सीरीज़ का। मैंने आज से 5-6 साल पहले बनाई थी एक वीडियो, मतलब एक सीरीज़ 5 वीडियोज़ की, और वो जो सीरीज़ थी वो थी हमारी कैसे गोल सेटिंग करी जाती है। न्यू ईयर आ रहा है, मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन था मेरा यूट्यूब चैनल, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है और कैसे उसको अचीव कर सकते हो। अभी है कुछ दिन, तो आपके पास टाइम है न्यू ईयर रेजोल्यूशन को अपना बनाने का, तो जरूर देखना यार। वो सीरीज 5 वीडियोस है, छोटे छोटे देखोगे मज़ा आ जाएगा। और ये मेरा चैलेंज है कि अगर वो देखोगे फिर मेरे को थैंक यू बोलोगे कल वाली वीडियो के अंदर। जो देखेगा अगली वीडियो में बता देना भाई देख लिया मैंने, ठीक है। और अगर किसी ने पहले से देखा हुआ है तो बता देना, नीचे डाल रहा हूँ मैं प्लेलिस्ट का लिंक।
बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।